हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में रिवाइज़ कर लिया है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारे जो स्टेट्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो हमको जैसे पता है कि जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारी कंट्री अलग अलग पार्ट्स थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, कुछ स्टेट्स थे जो ब्रिटिश पोजीशन में आते थे। तो उन सारी चीज़ों को हमको इंटीग्रेट करना था। तो जब इंटीग्रेट किया गया तो पूरे जो इंडिया था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, बी, सी एंड डी में। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाया गया है मैंने, जो पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन है वहाँ से कवर किया है। यहाँ पे हम सिर्फ रिवाइज़ करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है उसके बाद आपको रिवाइज़ करना है सिर्फ उसके लिए, और आपको नोट्स बनाने कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं जल्दी से क्विक रिवीजन के लिए एग्ज़ाम के जस्ट पहले। तो आप ये वाला वीडियो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट तो हमने देखा कि जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारे जो इंडिया में टोटल जो प्रिंसली स्टेट थे वो 552 थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनमें से 549 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एग्री करा लिया था कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने 3 चीज़ें दी थी कि आप चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिंसली स्टेट को बोला था चाहे तो आप इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो अगर ये प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट रहते तो आज हमारा कंट्री जैसा है वैसा हमारा कंट्री कभी नहीं होता। ठीक है, इस वजह से 552 में से 549 को एग्री करा लिया था। 3 कौन कौन से बचे थे? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये 3 जो स्टेट्स थे वो एग्री नहीं थे इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर तो चाहता था कि हम इंडिया से अलग रहें, सेपरेट रहें। राजा हरी सिंह ने डिसाइड किया था कि वो अलग रहेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, पाकिस्तान की आर्मी ने उनके ऊपर अटैक किया तो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। तो इंडिया ने बोला कि हम आपकी हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप हमारी इंडिया का पार्ट हो। इस वजह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन गया किसका? इंडिया का। दूसरा था हैदराबाद। हैदराबाद कैसे बना? हैदराबाद जो है वो आपको पता हो तो साउथ में एक स्टेट आता है। अब हैदराबाद वाला जो एक बड़ा प्रोविंस था, अगर ये इंडिपेंडेंट रहता तो हमारी कंट्री को एक साथ इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आती। तो हैदराबाद को भी पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया के अंदर सबमर्ज करा लिया गया। फिर आता है जूनागढ़ जो कि गुजरात में आता है। जूनागढ़ के जो राजा थे वो नहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ रहे, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे। अगर सोचो अब इंडिया के बीच में कोई स्टेट पाकिस्तान से जुड़ना चाहेगा तो कैसे कनेक्टिविटी बनेगी, कैसे रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस वजह से वहाँ के जो लोग थे वो हिंदू पॉपुलेशन थी, तो वहाँ के लोगों के बीच में रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम कराना मतलब लोगों से पूछा गया कि आप इंडिया में आना चाहते हैं या पाकिस्तान में आना चाहते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने इंडिया के साथ आने के लिए यस बोला। इस वजह से जूनागढ़ को भी इंडिया के अंदर मिला लिया गया। ठीक है, तो ऐसे ये तीनों स्टेट अब मिल गए। अब प्रिंसली स्टेट का तो हो गया वो मैटर जो था वो शॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारी कंट्री में 4-फोल्ड डिवीज़न किए गए, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी बनाए गए। अब क्या हुआ, उसके बाद हमारी कंट्री में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होने लगी लिंग्विस्टिक बेसिस पे कि सबकी अलग अलग लैंग्वेज थी तो सब अलग अलग अपना चाहते थे। तो उसके लिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे लोग चाहते थे कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर दिया जाए। तो उसके लिए सबसे पहली एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम था धार कमीशन, जिसने अपनी रिपोर्ट 1948 में ये कमीशन बनाई गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये जो कमीशन थी इसने रिकमेंड किया कि आप स्टेट को रीऑर्गेनाइज तो करो लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस पे रीऑर्गेनाइज करो, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद भी फर्दर डिमांड होती रही कि स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए। तो फिर बनाई गई जेबीपी कमेटी। जेबीपी कमेटी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टावी सीतारमैया, इन तीनों की मिलके कमेटी बनाई गई 1949 में। इन्होंने भी
क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इन्होंने भी लैंग्वेज वाली डिमांड को क्या कर दिया, मना कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, 1953 में एक पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा जो था आंध्र प्रदेश, अक्टूबर 1953 में। क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए थे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तेलुगु और तमिल पीपल के बीच में। उन दोनों को अलग करने के लिए तमिल को तमिलनाडु देना था और तेलुगु पीपल का अलग स्टेट बनाना था, आंध्र प्रदेश स्टेट। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रोटेस्टर थे पोट्टी श्रीरामुलु, उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ होने की वजह से बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क गई थी। उसके वजह से जवाहरलाल नेहरू को आंध्र प्रदेश को अलग करके एक नया स्टेट बनाना पड़ा। अब सोचो इसका क्या इफेक्ट हुआ कि एक स्टेट बनाएंगे तो और बाकी सारे स्टेट भी क्या करेंगे, अलग स्टेट की डिमांड करने लग गए। तो पंजाब में पंजाबी जो थे वो अलग स्टेट की डिमांड करने लग गए, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है, ऐसे कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, ऐसे सारे नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग लैंड के लिए अलग अलग लोग डिमांड करने लगे। तो पूरे कंट्री में अलग अलग लोगों की अलग अलग लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमांड उठने लग गई और ज़्यादा सब जगह हिंसा होने लग गई कि उन्होंने ऐसे किया तो उनको डिवाइड, उनका स्टेट डिवाइड हो गया, तो हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हमारा भी डिवीज़न हो जाएगा, ऐसी फीलिंग लोगों के अंदर आने लग गई। तो जो कंट्री इतनी मुश्किल से 1947 में इंडिपेंडेंट हुई थी, आज वो कंट्री में अलग अलग होने के लिए वापस से क्या होने लग गया, फाइटिंग होने लग गई। तो फिर क्या हुआ, एक और नई कमीशन बनाई गई जिसका नाम था फजल अली कमीशन, 1953 में बनाई गई और इसने 2 साल तक पूरा सब कुछ रिसर्च किया और 1955 में इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि हाँ, हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं बना सकते, एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट नहीं बना सकते, क्योंकि हर गांव, हमारे इंडिया में तो इतनी लैंग्वेज चेंज होती है कि हर एक गांव के बाद हर गांव में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारी कंट्री तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। तो 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का फॉर्मूला इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हाँ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं। और इन्होंने कितने स्टेट का रिकमेंडेशन दिया, 14 इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था 16 स्टेट्स बनाने का और 3 यूटीज़ बनाने का, और ये जो 4-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन था उसको रिजेक्ट या एबॉलिश करने का भी रिकमेंडेशन दिया। और फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1956 में ये एबॉलिश भी कर दिया गया, जो पार्ट 7 में लिखा हुआ था उसको डिलीट कर दिया गया। फिर बाद में वो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस कमीशन का रिकमेंडेशन मांगा और थोड़े बहुत माइनर चेंज करके 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ बनाए। कब, 1 नवंबर 1956 तक, ठीक है, 1 नवंबर 1956 तक 14 स्टेट बन चुके थे, 6 यूटीज़ बन चुकी थी। अब वहाँ से भी 1956 के बाद भी ये जर्नी चालू रही और आज 14 से 29 हुए और 29 से वापस 28 स्टेट हुए। तो ये सारे कैसे हुए उसका इवोल्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ हम ब्रीफ में देखेंगे। आपको डिटेल वाला वीडियो देखना है तो मैं आपको वापस बोल रही हूँ कि आपका डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको फुल डिटेल्ड वाली पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब 15th स्टेट जो पहला स्टेट बना था 1960 में, वो बना था गुजरात, जो महाराष्ट्र, पहले बॉम्बे पूरा एक प्रोविंस हुआ करता था जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आते थे। फिर गुजराती और मराठी स्पीकिंग के बेसिस पे इन दोनों स्टेट को अलग कर दिया गया और पहला जो 15th स्टेट बना था वो कौन बना था, गुजरात बना था 1960 में, ठीक है। फिर 16th स्टेट कौन सा बना था, नागालैंड बना था 1963 में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है 17th जो स्टेट बना है हरियाणा बना है, जिसको पंजाब से अलग करके बनाया गया है। ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था 1966 में। उसके बाद जो 18th स्टेट बना था वो हिमाचल प्रदेश बना था। हिमाचल प्रदेश जो था पहले यूटी हुआ करता था, जो हिली एरिया वाला रीजन है वो यूटी हुआ करता था, लेकिन इसमें कुछ पार्ट पंजाब का मिला दिया, कुछ हरियाणा का मिला दिया और बाद में इसको 18 स्टेट बना दिया गया 1971 में, ठीक है। उसके बाद 1920 और 21 अब 3 स्टेट एक साथ बनेंगे, ठीक है। 1972 में तीनों स्टेट बने, 19th 20th एंड 21st, ठीक है। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये तीनों स्टेट बने 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, मातम से आप याद रख सकते हो। 1972 में मातम हुआ तो MTM, मणिपुर,
त्रिपुरा एंड मेघालय। उसके बाद 22nd स्टेट बना वो है सिक्किम। सिक्किम का याद रखना, सिक्किम जो है वो 27 स्टेट था, 1975 में बना था। और यहाँ पे पहले किसका रूल हुआ करता था, चोग्याल डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। और सिक्किम के लिए 10 शेड्यूल अलग से ऐड किया गया था, लेकिन बाद में फिर पहले सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया, फिर सिक्किम को पूरा स्टेट बना दिया गया। तो उसके लिए 10th शेड्यूल एक नया ऐड किया गया था सिक्किम के लिए, लेकिन फिर बाद में जब इसको स्टेट बना लिया गया तो 10th शेड्यूल को डिलीट कर दिया गया। और अब 10th शेड्यूल में क्या रखा है, एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा हुआ है। ठीक है, अब वापस से 3 स्टेट बनेंगे, कौन कौन से, मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा। ठीक है, अब ये तीनों जो थे पहले वो यूटीज़ थे, यूनियन टेरिटरी थे। मिजोरम भी यूनियन टेरिटरी था, अरुणाचल भी यूनियन टेरिटरी था, और गोवा भी यूनियन टेरिटरी था। किसके साथ, दमन एंड दीव के साथ। ठीक है, तो 23rd स्टेट बनाया गया, कौन, मिज़ोरम को बनाया गया। 24th जो है वो अरुणाचल को बनाया गया। 25th गोवा को बनाया गया। गोवा का याद रखना 25th स्टेट है। हम 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए या 25th ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हम गोवा जाते हैं, ऐसे याद रखना। 25th करके हम हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो गोवा है। ठीक है, तो 25th स्टेट आप याद रखिएगा। 1987 में गोवा बना था। अगर ये भी पूछे तो गोवा डायरेक्टली स्टेट बनाया गया था या पहले यूटी था, तो पहले यूटी था, फिर गोवा को स्टेट बनाया गया था। 26, 27 और 28 ये तीनों भी एक साथ बने थे 2000 में। पहला बना था छत्तीसगढ़, फिर बना था उत्तराखंड, फिर बना था झारखंड। छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से अलग होकर बना था, उत्तराखंड जो है वो यूपी से अलग होकर बना था, झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर बना था। तो 2000 में ये 28 स्टेट बन गए। अब ये तो हो गए 28। अब जो 29 स्टेट है वो तो अभी फ्रेशली बना है, सबको याद होगा, 2014 में बना था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होके। ठीक है, उसके बाद अभी जो फ्रेशली नई 2 यूनियन टेरिटरीज बनी है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो था वो स्टेट था, स्पेशल स्टेटस इसको प्राप्त था। फिर जम्मू एंड कश्मीर को 5 अगस्त 2019 में बाइफरकेट करके 2 टेरिटरी बना दिया गया। एक तो हो गई जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी हो गई लद्दाख। ठीक है, पहले पूरा एक स्टेट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको मैप थोड़ा याद हो तो मैं आपको मैप से बताऊं, ये देखिए, तो ये ऊपर वाला जो है वो लद्दाख है और यहाँ वाला जम्मू एंड कश्मीर है। इसमें से ये वाला जो रीजन है वो पीओके है और ये वाला अक्साई चीन है। ठीक है, और लेह डिस्ट्रिक्ट जो है वो लद्दाख में आती है, ये याद रखना। अब जम्मू एंड कश्मीर, और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर जो टेरिटरी बनी है यूनियन टेरिटरी, उसमें क्या होगा, लेजिस्लेचर होगा, विथ लेजिस्लेचर बनी है। और लद्दाख जो होगी वो विदाउट लेजिस्लेचर बनी है। ठीक है, उसमें कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, वो सिर्फ डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में होगी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में होगी। जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली बनेगी तो ये किसकी तरह वर्क करेगी, दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली की तरह। जैसे दिल्ली भी एक यूटी है, उस पर भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। लद्दाख किसकी तरह वर्क करेगी, दमन एंड दीव की तरह, वहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो ये डिफरेंस दोनों में याद रखिएगा। ठीक है, एक और चीज़ जो याद रखने वाली है, देखो ये जो 3 थे, गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, ये किसके अंडर में थे, पोर्तुगीज़ के अंडर में थे। और ये जो पुडुचेरी थी, पुडुचेरी किसके अंडर में हुआ करती थी, फ्रांस के अंडर में थी, और इसको 1962 में इंडिया में मर्ज कर लिया गया था। ठीक है, इनको 1961 में किया गया, इसको 1962 में किया गया। ठीक है, अब एक और नया अभी करंट अफेयर आया है जिसमें दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज करके एक यूटी बना दिया। तो अब जो स्टेटस है वो है 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ हैं, 9 नहीं है, 8 यूटीज़ है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, या इवोल्यूशन ऑफ स्टेट हमारा ख़त्म हो गया, कैसे हम 14 से 28 स्टेट बने वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिटीजनशिप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।